थाने? क्यों? इतने सस्पेंस से मत देखो, सीक्रेट तुम भी जानते हो। सीक्रेट? ये क्या बोल रहे हैं आप? अब जो भी बोलेंगे थाने चल के बोलेंगे। अपने अभी चलोगे या खींच के ले जाए तुम्हें? नहीं, हम चलते हैं। चलो ले चलो सर। एक मिनट, अरे वो समोसा भिजवा। सर, माँ ने बताया था कि आप लोग उससे नम्रता के बारे में पूछ रहे थे। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हमने नम्रता के साथ मिलकर रूपाली को मार डाला? माँ ने ही बताया था या नम्रता ने भी सब कुछ बता दिया? सर, नम्रता हमें क्यों बताएगी सर? हम तो नम्रता से पिछले 6 महीने से नहीं मिले। नम्रता तुम्हें नहीं मिल पाई, इसकी वजह भी तुम रूपाली को ही मानते हो ना? सर, हम रूपाली से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो किशन को तलाक नहीं दे रही थी और किशन के घर वाले हमें बेइज्जत करने लगे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि हमने उसे मार दिया। 19 मार्च को इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था तुमने? हाँ देखा था सर, लेकिन आधा ही देखा था। लेकिन सर, हम शास्त्री नगर नहीं गए जहाँ रूपाली का मर्डर हुआ था। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया कि हमने उससे क्या क्या पूछा था, इसीलिए जवाब तैयार करके लाए हो। सर, आप चाहे तो हमारे फोन की लोकेशन डिटेल निकलवा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम उस दिन अपने मोहल्ले में ही थे सर। तो तुम्हें यह भी पता है कि हम कैसे काम करते हैं? सर, बेकार में शक कर रहे हैं आप हम पे। रूपाली हमारी बहन थी सर, ये उसके पिछले साल की राखी है जो आज तक हमने नहीं खोली है, और आप सोच रहे हैं कि हमने उसे मार दिया? तुमने नहीं मारा तो फिर नम्रता ने रूपाली को मारा? नम्रता का पता नहीं सर, लेकिन एक इंसान और था जो उसे बहुत नफरत करता था। कौन? ऋषिकेश। जब किशन के घर वालों ने रूपाली और किशन की शादी से मना कर दिया तो हमने और माँ ने उसकी शादी ऋषिकेश से करानी चाहिए, लेकिन रूपाली ने गुस्से में आकर ऋषिकेश की बहुत बेइज्जती कर दी सर। हमें जब किशन के अलावा किसी से शादी ही नहीं करनी तो चाहे धन्ना सेठ हो या राजकुमार, हमें नहीं देखना उसे। माँ समझाओ इसे, ऋषिकेश जी आकर के नीचे बैठे हुए हैं। तो भेज दो उसे, हम नहीं आएंगे बाहर। धीरे बात कर, सुन लेंगे वो। रूपाली, हमारी बात सुन बेटा, घर आए हुए मेहमान का इस तरह से अपमान नहीं करते। भैया के कहने पर एक बार मिल तो सही। एक बार ना? अरे रूपाली, मेरी बात सुन। रूपाली मेरी बात सुन। रूपाली बेटा सुन। तो आप हमसे शादी करना चाहते हैं? हमारे पास्ट के बारे में कुछ जानते भी हैं? रूपाली सुनो, उनको मत देखिए, वो सच छिपाए होंगे। हम आपको बताते हैं, हम बचपन से किशन से प्यार करते हैं और उनको अपना मन ही नहीं तन भी सौंप चुके हैं। क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हो? रूपाली, संजय, अगर तुम्हारी बहन हमसे शादी नहीं करना चाहती तो हमको क्यों बुलाए? बेइज्जत करने के लिए? संजय ने, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था हमको। अभी पता चला है तुम दुखियारी नहीं, झांसी की रानी हो। जब सब जान ही चुके हो तो अब तक क्या खड़े क्यों? एक बात बताने के लिए, किशन से ज्यादा पैसे वाले हम। जो किशन तुमको दे सकता है वो सब हम दे सकते हैं। ये ऋषिकेश पांडे जी से मिलना है, उनसे बोलिए इंस्पेक्टर अवस्थी मिलना चाहते हैं। जी सर। हेलो सर, इंस्पेक्टर अवस्थी आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर ऋषिकेश। या वेलकम सर, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आई गेस आप लोग रूपाली मर्डर केस के सिलसिले में हमसे मिलने आए हैं। ये हवा में टिकती है या उड़ जाती है? मतलब? ये आपका पैच। बड़ा अच्छा मजाक कर लेते आप। हम यहाँ मजाक करने नहीं आए। हम भी यहाँ मजाक करने नहीं, धंधा करने बैठे हैं। विजिटर के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं, लेकिन आप लोग आए थे इसके लिए टाइम दे दिया ताकि आपको गलत फहमी ना हो हमारे बारे में। एक बात आपको क्लियर कर देते हैं, ये रूपाली ने हमारे साथ जो किया वो 3 साल पहले की बात है। हम इतने सरफिरे नहीं कि 3 साल बाद उस बात का बदला ले। हमने लोगों को 10-10, 20-20 साल तक नफरत पालते हुए देखा है। आप तो धंधा करने वाले हैं, धंधे का भी एक असूल होता है, काम गलत वक्त पे किया जाए तो नुकसान ही होता है। 3 साल तक बदला लेने का इंतजार किया आपने। रूपाली को तब मारा जब उसे मारने का मोटिव रखने वाले कई ऐसे लोग हैं जिन पे आपसे ज्यादा शक जाएगा। अरे शक करना तो आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, लेकिन हम अपने बारे में कह देते हैं हमने कुछ नहीं किया। रूपाली को मारने वाले कई सारे हो सकते हैं क्योंकि वो लड़की थी ऐसी। अरे जिस लड़के ने उसके साथ सब कुछ किया और उसको छोड़ दिया, उसी लड़के के साथ शादी की उसने। आखिर क्यों? क्यों? ये रूपाली में हमको प्यार कम,
सौदेबाजी ज्यादा दिखाई दी। रूपाली ने आपसे क्या सौदा किया? सौदा तभी होता है जब चीज पसंद आ जाए। हम तो अपने उम्र से मात खा गए, धंधा करने बैठे हम। चेहरा देख के इंसान को पढ़ लेते हैं। रूपाली को एक बार मिले थे, पढ़ लिया था पहली बार में। आप लोगों ने तो अभी उसके बारे में जानना शुरू किया है। उसके गुजरने के बाद आप लोग क्या समझ पाओगे क्या चीज थी वो। सर ये आदमी है तो बड़ा शातिर, बात घुमाकर भटकाने की कोशिश कर रहा था। इसके ऑफिस, घर, मोबाइल सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। देखो कहीं इसने रूपाली को मारने के लिए किसी को हायर तो नहीं किया था। सर रूपाली के भाई संजय के बाद ऋषिकेश से की गई पूछताछ से रूपाली की शख्सियत के कई नए पहलू सामने आए, लेकिन अब तक जिन्हें सस्पेक्ट समझा जा रहा था उनके खिलाफ पुलिस कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई थी। सर इन सबके पास रूपाली को मारने का मोटिव तो है, लेकिन इनमें से किसी के भी खिलाफ अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन सर जब मैंने रूपाली के बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि इसके अकाउंट में इस वक्त 1,27,000 रुपए है और उसकी हत्या से पहले उसके अकाउंट से कोई बड़ा विड्रॉल भी नहीं हुआ। सर एक बात और, रूपाली ने अपनी 1.5 लाख की एफडी का अकाउंट अभी 6 महीने पहले क्लोज किया था। विद इंटरेस्ट उसने वहां से करीब 2 लाख रुपए विड्रॉ किया था। पार्लर खोलने का प्लान 2 महीने पहले बना, तो फिर रूपाली ने 6 महीने पहले अपना एफडी अकाउंट क्यों क्लोज किया? और सबसे बड़ा सवाल, उन पैसों को रूपाली ने अब तक रखा कहां पर होगा? सर हो सकता है रूपाली ने वो पैसे रेशमा के पास रखे हों। लेकिन रेशमा ने यह बात अभी तक हमें नहीं बताई। वहीं दूसरी ओर, अगर रूपाली का कंट्रीब्यूशन उस पार्लर में 4 लाख रुपए का था और उसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए थे, तो बाकी के पैसे उसके पास आए कहां से? शर्मा, आई एम श्योर ये रेशमा जरूर इस बारे में कुछ जानती है जो हमसे छिपा रही है। मेरा फोन है ना? कहीं ऐसा तो नहीं रूपाली रेशमा और आदित्य को पार्लर में अपने हिस्से का पूरा पैसा ना दे पाई हो और रूपाली का मर्डर इसी पार्टनरशिप डिस्प्यूट से जुड़ा हो सकता है सर, क्योंकि रूपाली और उनका पार्लर उसी एरिया में है जहां पे रेशमा और आदित्य रहते हैं और रूपाली का मर्डर भी उसी एरिया में हुआ। और सर रूपाली की लाश हमें सर एक बात पता चली है, रूपाली की हत्या से 1 महीने पहले रूपाली का झगड़ा उनकी कॉलोनी के किसी प्लम्बर से हुआ था। जयेश का घर है ना ये? जी हाँ साहब। पांडे सर्च करो। साहब अब क्या किया हमारे बेटे ने? क्यों, जयेश रोज कोई नया काम करता है क्या? नहीं साहब, ऐसा अंदर कोई नहीं मिला। कहाँ है जयेश? साहब वो काम पर गया हुआ है। कहाँ काम करता है वो? जयेश नाम है ना तेरा? हाँ साहब। चल साहब, अरे साहब क्या मार रहे हैं आप हमको? क्या किए? अब तू खुद सोच क्यों मार रहे हैं तुझे? साहब कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि रूपाली मैडम को हम मार दिए? बिल्कुल सही सोचा। अब बोल क्यों और कैसे मारा रूपाली को तूने? हम नहीं मारे उनको, हम तो उस इलाके में जाने से भी डरते हैं साहब। रूपाली का मर्डर भी उसके इलाके में नहीं, शास्त्री नगर में हुआ था। शास्त्री नगर में हुआ हो या दुर्गा नगर में, मगर हम उनको नहीं मारे हैं साहब। लगता है ऐसे नहीं मानेगा तू। अरे नहीं साहब, नहीं साहब, हमको मत मारिए, हम कुछ नहीं किए साहब। अगर आप हमको जेल में डाल दिए तो हमारी अम्मा रो रो के मर जाएगी साहब। ज्यादा नौटंकी मत कर। सच क्या है वो बोल। नौटंकी नहीं कर रहा है साहब, माँ कसम हम कुछ नहीं किए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। 1 मिनट शर्मा, छोड़ दो इसे मेरे केबिन में लेके आओ। सर चल। आराम से आराम से चल। माना रूपाली को तूने नहीं मारा, लेकिन रूपाली ने तुझे मोहल्ले वालों से क्यों पिटवाया था? साहब रूपाली मैडम को गलतफहमी हो गया था, हम ऐसा कुछ नहीं किए थे जैसा वो सोच ली थी। अच्छा तू तो प्लम्बर है ना? जी साहब। तूने रूपाली के अड़ोस पड़ोस में सभी घरों में काम किया होगा? जी साहब। एक बात बता, रूपाली के घर के आस पड़ोस में क्या कोई ऐसा था जिससे रूपाली की ना बनती हो या जो रूपाली को पसंद ना करता हो? साहब इतना तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन
रूपाली मैडम का दिमाग हमको कुछ गड़बड़ लगता था और थोड़े दिन बाद हमको मोहल्ले वालों से पिटवा दिया। साहब, हमको एक और बात याद आया। वो रूपाली मैडम का दोस्त है ना, वो पार्लर फ्रेंड। कौन? रेशमा? जी साहब, उसका और रूपाली मैडम के भाई संजय का कुछ तो चक्कर है साहब। हम एक दो बार रूपाली मैडम के भाई को रेशमा मैडम के घर जाते देखे हैं। प्लम्बर जयेश के बयान ने पुलिस को एक नया एंगल दिया, जिसकी पुष्टि के लिए पुलिस ने इसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। साथ साथ पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही थी कि कहीं रूपाली का मर्डर रूपाली, आदित्य और रेशमा के किसी पार्टनरशिप डिस्प्यूट से तो नहीं जुड़ा था। फिलहाल पुलिस इसका कोई सुराग तो नहीं जुटा पाई थी, लेकिन संजय और रेशमा के अफेयर के संकेत मिल गए। सर, संजय और रेशमा के अफेयर के ही नहीं, बल्कि रेशमा के एक पड़ोसी से पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि उसने एक बार रूपाली और रेशमा को किसी बात पर झगड़ते हुए भी देखा था। ये संजय और रेशमा दोनों को लेके आओ, फिर देखते हैं रूपाली के मर्डर केस में इन दोनों के अफेयर का क्या कनेक्शन हो सकता है। सर, ले चलो सर, चलो। रेशमा, पुलिस आई है। पुलिस? सर, नम्रता से ब्रेकअप के बाद हम और रेशमा नजदीक आ गए थे, लेकिन सर हमारे रिलेशन का रूपाली के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर। रूपाली को तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता था? बोलोगे या बुलवाएं? हाँ सर, पता चल गया था उसे, इसलिए वो हमसे नाराज हो गई थी। रेशमा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने पति को भी धोखा दे रही हो और हमारे भैया को भी। देख रूपाली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम रेशमा से प्यार करते हैं। संजय, रूपाली को समझाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं समझेगी। देख रूपाली, रेशमा, तो कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है, लेकिन हमारी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुमने हमारे भैया के साथ ये रिश्ता खत्म नहीं किया ना, तो हम तुम्हारे पति से कह देंगे कि तुम उन्हें धोखा दे रही हो। सुनो रूपाली, मेरी बात सुनो। रूपाली, अरे सर, रूपाली ने मना किया था, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। तुम दोनों ने मिलना बंद कर दिया या रूपाली को रास्ते से ही हटा दिया? ऐसा कुछ नहीं है सर। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। हमें सब पता है कि रूपाली के मर्डर के बाद तुम दोनों एक दूसरे के टच में थे। सर, रूपाली के मरने के बाद हम लोग बहुत दुखी हो गए थे सर, इसलिए आपस में अपना दुख बांट रहे थे। अच्छा सर, अब जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अगर रूपाली को हमसे कुछ प्रॉब्लम होती तो वो हमारे साथ पार्टनरशिप में पार्लर क्यों खोलती? क्या पता तुम उस वक्त रूपाली को बेवकूफ बना रही थी। एक बात बताओ, रूपाली ने तुम्हें पार्लर में इन्वेस्ट करने के लिए अपने हिस्से का पैसा दिया भी था या तुम हमसे कुछ छिपा रही हो? नहीं सर, रूपाली ने खुद हमें 4 लाख रुपए कैश दिए थे। रूपाली के पास इतने पैसे आए कहां से? संजय, कहीं ऐसा तो नहीं रूपाली के ब्याह पे तुमने पार्लर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया? हम इतने पैसे कहां से लाएंगे इन्वेस्ट कर? तो फिर रूपाली के पास इतने पैसे आए कहां से? सर, हम सच कह रहे हैं, रूपाली ने खुद हमें पैसे दिए थे। आप चाहे तो आदित्य से पूछ सकते हैं। सर, 6 महीने पहले एफडी तुड़वाकर भी रूपाली के हाथ में सिर्फ 2 लाख रुपए होंगे। अगर रूपाली ने अपने हिस्से का पूरा 4 लाख रुपए दिया तो अब सवाल यह उठता है कि बिना कोई सोर्स ऑफ इनकम के रूपाली के पास इतने पैसे आए कैसे? तुम्हें याद है शर्मा, ऋषिकेश ने रूपाली के बारे में क्या कहा था? ये रूपाली में हमको प्यार कम, सौदेबाजी ज्यादा दिखाई दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेशमा ने रूपाली से बिना पैसे लिए उसे अपने सलून में पार्टनर बना लिया और रूपाली से यह शर्त रखी कि वो आदित्य से संजय और रेशमा के रिश्ते के बारे में ना बताए, और आदित्य को दिखाने के लिए वो पैसे संजय ने दिए? लेकिन सर, जिस लड़की के संस्कार ऐसे हों कि अपने ससुराल वालों का जुर्म सहने के बाद भी अपने पति को तलाक ना दे, वो लड़की ऐसा करेगी?
शर्मा, तुम भूल रहे हो कि किशन की मां ने रूपाली के सुसाइड अटेम्प्ट को एक नाटक माना था। हो सकता है रूपाली का सुसाइड अटेम्प्ट करना किशन के परिवार वालों को ब्लैकमेल करने की साजिश हो। जयेश ने भी तो बोला था कि उसने रूपाली को खुद को पीट पीट कर चिल्लाते हुए देखा था। एक बार हम उनके घर के बाथरूम में काम कर रहे थे, तभी हम उनके चीखने का आवाज सुने। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि रूपाली के ससुराल वाले रूपाली को टॉर्चर नहीं करते थे, बल्कि रूपाली पूरी दुनिया को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी? ऐसा हो सकता है शर्मा। शायद ही आज के जमाने में कोई लड़की ऐसी होगी जो अपने ससुराल वालों का इतना टॉर्चर सहकर तलाक न लेना चाहे। रूपाली को कैसे मारा, क्यों मारा, किसने मारा, यह जानने के लिए हमें रूपाली को अच्छे से समझना होगा, तभी रूपाली के मर्डर की कहानी साफ हो पाएगी। रूपाली की जिंदगी से जुड़े कुछ मुद्दे ये सवाल खड़े कर रहे थे कि अगर रूपाली 3 साल से किशन और उसके माता पिता की हिंसा का शिकार हो रही थी, तो ऐसा कौन सा राज था, ऐसी कौन सी वजह थी कि रूपाली किशन से तलाक नहीं लेना चाहती थी? ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या किशन से शादी करने के लिए रूपाली ने वाकई में आत्महत्या का नाटक किया था? इस शक की पुष्टि करने के लिए पुलिस उस डॉक्टर से मिली जिसने आत्महत्या की कोशिश के बाद रूपाली का ट्रीटमेंट किया था। हाँ सर, उस दिन जब रूपाली ने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो मैंने ही उसका ट्रीटमेंट किया था। सर मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन उसके भाई और उसकी माँ उसे मेरे हॉस्पिटल लेकर आए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, रूपाली के घर से आपका हॉस्पिटल करीब 20 से 25 मिनट की दूरी पे है। रूपाली ने ऐसी कितनी नींद की गोलियां खा ली होंगी जिसके बावजूद आपने उसे सेफली बचा लिया? सर इस इंसिडेंट को ऑलमोस्ट 3 साल हो गया। मैं एग्जैक्टली तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ रूपाली का भाई मुझसे बता रहा था कि रूपाली ने पूरी बॉटल नींद की गोलियां खाई हैं सर। लेकिन जब उसे मेरे पास लाया गया था तो रूपाली की कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं थी। सर मुझे नहीं लगता 7-8 गोलियों से ज़्यादा खाई होंगी। सर हमने जब रूपाली को देखा, उसके हाथों में नींद की गोलियों की खाली बोतल थी। हमें लगा सर कि उसने सारी गोलियां खा ली हैं। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी सर। सुजाता जी के फोन करने के बाद तुम कितनी देर में घर आए? 10-15 मिनट में आ गए थे सर। और घर से हॉस्पिटल पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? वही कोई 15-20 मिनट। क्योंकि रूपाली ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसको आसानी से बचा लिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है सर। रूपाली किशन और उसके घर वाले के दिए धोखे से बहुत हर्ट थी। वो कोई नाटक नहीं कर रही थी। रूपाली नाटक कर रही थी या नहीं कर रही थी ये तो रूपाली ही जानती थी। आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग भी इस नाटक में शामिल थे? आप कुछ भी सोच रहे हैं सर। और आप क्यों चुप हैं? साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने जो देखा हमने वही बताया है। कई बार आंखों का देखा भी नजरों का धोखा हो जाता है। सर माना रूपाली का आत्महत्या करना उसकी साजिश रही होगी, लेकिन हत्या तो रूपाली की ही हुई है। अगर हम ये भी मान लें कि उसकी साजिश में रूपाली की माँ और भाई दोनों शामिल रहे होंगे, तो अब सवाल ये उठता है कि रूपाली के मर्डर में उनका क्या मोटिव हो सकता है? लेकिन शर्मा, रूपाली की हत्या का मोटिव तो कई लोगों के पास था और सबसे बड़े सस्पेक्ट तो खुद उसके ससुराल वाले हैं। अब जानना यह है कि रूपाली अपने ससुराल वालों की ज्यादतियों का शिकार थी या उसके ससुराल वाले रूपाली की ज्यादतियों का शिकार थे। क्या हुआ? आप लोग तो एकदम खामोश हो गए। बोलिए। अब क्या कहें साहब, हम जानते हैं कि हम कुछ भी कहेंगे शक आप हम पर ही करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वाकई कुछ नहीं किया तो फिर डर किस बात का है? सर हम डरपोक नहीं हैं, लेकिन रूपाली ने दुनिया के सामने हमारी ऐसी छवि बना दी थी, उससे हमें बहुत बड़ा धक्का लगा था साहब। गलत वो खुद थी, लेकिन दुनिया ये समझती थी कि हम उस पर ज्यादती करते हैं। और आप भी तो कुछ बोलिए किशन। हम क्या बोले सर, लेकिन एक बात फ्रैंकली बताएंगे, पहले हम रूपाली को गलत नहीं समझते थे। जब हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी रूपाली के बजाय किसी और से करवानी चाहिए, हमें बहुत दुख हुआ। हम अपने एंड से अपने पेरेंट्स को समझा रहे थे, लेकिन रूपाली हमें ही गलत समझ रही थी। और जब उसने वो आत्महत्या की कोशिश की, सबसे ज्यादा हमने अपने आप को कोसा है सर। किशन, तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा साथ नहीं मिला तो हम जी नहीं पाएंगे। ऐसे मत बोलो, अब तो हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करेंगे। लेकिन जैसे ही रूपाली हमारी बीवी बनके हमारे घर में आई, उसके तेवर ही बदल गए। उसने पार्लर खोलने के लिए घर से 2 लाख रुपए चुराए थे। पार्लर खोलने के 1 दिन पहले हद कर दी उसने। घर का सारा नगद और सारा जेवर गायब कर दिया उसने। सब मिलाकर करीब 10 लाख होगा। हमने आपको पहले इसलिए नहीं बताया कि
आप लोग समझेंगे कि हमने उसको मार दिया क्योंकि उसने चोरी की थी। सर, जो भी किशन के घर वालों ने बोला उससे तो इनका रूपाली को मारने का मोटिव और भी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि रूपाली इनके गले की हड्डी बन गई थी जो ना तो इनसे उगली जा रही थी और ना ही निगली। कह तो तुम सही रहे हो शर्मा, लेकिन अगर इन लोगों ने रूपाली को नहीं मारा तो वो गहने और नकदी कहाँ गए जो रूपाली ने पार्लर के इनॉग्रेशन से एक दिन पहले घर से गायब किए थे? सर, हम पहले भी कह चुके हैं, रूपाली ने हमें कोई पैसे दिए ही नहीं रखने के लिए। सिर्फ पैसे ही नहीं, गहने भी चुराए थे रूपाली ने अपने ससुराल से। चुराए थे? सर, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं है, इतने पैसे और गहने देखकर नीयत खराब हो गई। हम इतने गए गुजरे भी नहीं है सर कि पैसे के लिए अपनी दोस्त को ही मार दे। रूपाली की सास पहले भी इसी तरह से आरोप लगाती रहती थी उस पे। हम कह रहे हैं ना साहब, उसने चोरी नहीं की होगी। और फिर हम जेवर के बारे में आप हमसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? चलो मान लेते हैं रूपाली ने जेवर चोरी नहीं किए होंगे, लेकिन रूपाली के ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है? आपकी चुप्पी बता रही है या तो आप रूपाली की असलियत छुपा रही हैं, या फिर अभी तक रूपाली को आप समझ ही नहीं पाई। सुजाता बहन, सुना है बहन जी, रूपाली और किशन का रिश्ता टूट गया है। बड़े ही खराब लोग निकले, बेचारी रूपाली को ऐसे ही मझधार में छोड़ दिया। और नहीं तो क्या, बुरा ना मानना बहन, रूपाली के साथ किशन ने कुछ ऐसा वैसा तो किया नहीं ना? रूपाली, हम छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को। जितना सलील उन्होंने हमें किया है ना, उससे ज्यादा सलील करेंगे उनको। हमें लगा था रूपाली जो भी बोल रही है गुस्से में बोल रही है। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सच में उन लोगों के साथ वैसा ही कर देगी। रूपाली की मां का बयान इस शक को पुख्ता कर रहा था कि रूपाली किशन और उसके माता पिता से बदला लेने का मन बना चुकी थी। रूपाली की आत्महत्या को उसका नाटक, किशन से तलाक न लेने को उसके पतिव्रता होने का स्वांग और अपने आप को घरेलू हिंसा की पीड़ित दिखाना उसकी साजिश समझा जाने लगा। इन सारी संभावनाओं के बीच ये सवाल अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ था कि आखिर रूपाली की हत्या किसने की, और ये सवाल अब एक ऐसे सवाल को जन्म देने वाला था जो इस केस में 360 डिग्री का घुमाव लाने वाला था। सर, अगर हम रूपाली के ससुराल वालों की बात को सच मान लें कि रूपाली ने अपने ससुराल से गहने और कैश चुराए थे, तो वो गहने और कैश गए कहाँ? क्योंकि रूपाली ने वो गहने ना तो अपने मायके में रखे और ना ही रेशमा को दिए। और सर, रूपाली की हत्या भी लूट के इरादे से नहीं हुई, क्योंकि बॉडी पर उसके गहने और जेवर सब मौजूद थे। शर्मा, ये भी तो हो सकता है कि ये भी रूपाली की कोई साजिश हो। रूपाली की साजिश? सर, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि हमें जो अज्जली लाश मिली उसकी शिनाख्त भी तो रूपाली की मां और भाई ने ही की थी, तो ये भी तो हो सकता है कि वो लाश रूपाली की ना हो। तो सर, आप कहना चाहते हैं कि वो अज्जली लाश रूपाली की नहीं किसी और की थी, और बॉडी पर रूपाली के गहने जेवर रखना एक साजिश थी? सर, अगर ऐसा है तो वो लाश किसकी थी? और रूपाली? शर्मा, या तो रूपाली फरार है या फिर उसने किसी को मार के षड्यंत्र रचा हो और ससुराल से चुराए हुए गहने और जेवर लेकर वो फरार हो गई हो। लेकिन सर, उस लाश का तो अंतिम संस्कार हो चुका है। अगर वो लाश रूपाली की नहीं किसी और की थी, तो वो लाश किसकी थी ये कैसे पता चलेगा? शर्मा, जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन के आगे पीछे की सभी मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो, और हाँ, रूपाली की इस फ्रेंड रेशमा पे भी कड़ी नजर रखो। मुझे लगता है रूपाली की इस प्लानिंग में रेशमा का भी हाथ है। और हाँ, ये रूपाली के भाई संजय को भी उठा के लाओ। इस लाश की शिनाख्त इसी ने की थी ना? देखते ही देखते रूपाली को विक्टिम से इस केस का प्राइम सस्पेक्ट समझा जाने लगा। लेकिन अगर रूपाली की हत्या नहीं हुई थी तो वो लाश किसकी थी जिस लाश को रूपाली की लाश समझा गया? और अगर रूपाली जिंदा थी तो वो अब तक कहां थी? एक तरफ पुलिस 19 मार्च की मिसिंग कंप्लेंट्स को स्कैन करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उस रात अगर रूपाली नहीं तो फिर किसकी हत्या हुई थी, और दूसरी तरफ रूपाली के भाई से ये पता लगाया जा रहा था कि रूपाली अब कहां थी। सर, बता रहा हूं सर, हमको सच में लगा था कि वो रूपाली की बॉडी है। सर, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं सर, और हमको तो ये भी नहीं लगता कि रूपाली ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसे नहीं बोलेगा सर। संजय का बयान पुलिस की इस थ्योरी को खारिज कर रहा था कि रूपाली विक्टिम नहीं सस्पेक्ट है, लेकिन रेशमा के अचानक गायब होने की सूचना ने पुलिस थ्योरी को और भी स्ट्रांग बना दिया था। सर, रेशमा का फोन बंद है। सर, हमने उसे फोन नहीं किया था, और कल रात आपके जाने के बाद रेशमा यहाँ से चली गई थी। कुछ बता के नहीं गई? कहाँ जा रही है? सर, जब से हमें रेशमा और संजय का रिलेशन पता चला, हमने उससे बात करना छोड़ दिया था।
कल रात जब वो घर नहीं आए तब भी हमने उसे कॉल नहीं किया। कुछ छुपा तो नहीं रहे हमसे? सर आपसे छुपा के हमें क्या मिलेगा? हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। रेशमा तो हमें यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे उसके गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन सच पूछे तो हम उसे समझ ही नहीं पाए। आदित्य, हमसे गलती हो गई, हम बहुत शर्मिंदा हैं आदित्य, प्लीज हमें माफ कर दो आदित्य, प्लीज। सर अब तक तो हमें यह लग रहा था कि रेशमा संजय के साथ कल रात से होगी, लेकिन संजय तो सुबह हमारी कस्टडी में था। रेशमा संजय से मिलने गई थी या रूपाली के पास गई थी? रूपाली? सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? उसका तो मर्डर। रूपाली का मर्डर हुआ या किसी और का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हमें यह पता लगा कि इन सब में तुम्हारा भी हाथ है तो अच्छा नहीं होगा। देखिए सर, हमें जो कुछ पता था हमने आपको बता दिया, और अब आप क्या बोल रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा, पता करो ये रेशमा का फोन किस लोकेशन पे बंद हुआ। कैसे भी करके इस रेशमा को ट्रेस करने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है रेशमा के गायब होने का राज ये हो कि उस रात रूपाली नहीं किसी और का मर्डर हुआ हो, और इस मर्डर की साजिश में रूपाली और रेशमा इन दोनों का हाथ हो। सर, रेशमा का गायब होना भले ही रूपाली से जुड़ा नजर आ रहा था, लेकिन जल्द ही एक सूचना ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और भी ज्यादा जटिल बना दिया। इस मोबाइल में रेशमा का ही फोन नंबर का सिम है। रेशमा के पति आदित्य ने भी इसे आइडेंटिफाई किया है। सर ये तो रेशमा का है सर। उसका कहना यह भी है कि जो गहने और जेवर हमें बॉडी पर मिले हैं वो भी रेशमा के ही हैं। इस बॉडी को भी ठीक उसी तरह से जलाया गया है शर्मा, जिसका मर्डर 19 मार्च की रात को हुआ था, जिसे बाद में रूपाली के रूप में शिनाख्त की गई थी। अगर ये बॉडी रेशमा की है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रूपाली ने रेशमा का मर्डर किया हो, क्योंकि रेशमा ही रूपाली का राज जानती थी। कहानी कुछ भी हो सकती है शर्मा, लेकिन सबसे पहले यह कंफर्म होना जरूरी है कि 19 मार्च की रात को जिसकी हत्या हुई वो कौन थी। हेलो, क्या नाम बताया? सुधा वशिष्ठ। ठीक है, उसका एड्रेस एसएमएस कर दो। सुधा वशिष्ठ का नाम इस केस में एक टर्निंग पॉइंट की तरह से आया था। सुधा वशिष्ठ वो महिला थी जो 19 मार्च की उस रात से लापता थी, जिस रात वो हत्या हुई और जिसकी लाश को रूपाली की लाश समझा गया। पुलिस अब सुधा वशिष्ठ के लापता होने का राज जानना चाहती थी। दिवाकर। जी सर, पिछले एक हफ्ते से सुधा के लिए परेशान हूं साहब। इतनी छोटी सी बच्ची है, इसको संभालना भी मुश्किल हो रहा है। सुधा, 19 मार्च को जब आप घर से ऑफिस के लिए निकले तब सुधा और बच्ची घर पर थी। जी। जब सुधा गायब हुई तब बच्ची कहां पर थी? यही पड़ोस में, थोड़ी दूर पर एक आंटी का घर है। दरअसल सुधा भी एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करती थी। और वो कंपनी कहां पर है? जी, हरिनगर में। जिस जगह बच्चे को छोड़ते हो वो घर कहां पर है? यहाँ से थोड़ी दूर पे ही है। उस दिन सुधा ने बच्ची को वहाँ आंटी के घर पे छोड़ा और फिर हरिनगर गई जहाँ पे वो जॉब करती थी। वहाँ के सुपरवाइजर ने बोला कि सुधा 19 मार्च की शाम को 7 बजे ही चली गई थी। सुधा जब भी ऑफिस से छूटती थी तो पहले आंटी के घर जाती थी, बच्ची को लेती थी, फिर यहाँ आती थी। लेकिन उस दिन न वो आंटी के घर पहुंची और ना ही अपने घर। इन दोनों को पहचानते हो? नहीं साहब। सुधा के साथ इन्हें कभी देखा हो? नहीं, मैंने तो नहीं देखा इनको। 19 मार्च की रात शास्त्री नगर में एक हत्या हुई थी। आपकी बीवी हरिनगर में काम करती थी और हरिनगर से शास्त्री नगर कुछ ज्यादा दूरी पे नहीं। ये वो फोटोग्राफ है जो हमें शास्त्री नगर से डेड बॉडी मिली थी। क्या ये सुधा हो सकती है? नहीं साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मेरी बीवी को कोई क्यों मारेगा? उसकी तो ना किसी से दुश्मनी है और नहीं कोई लड़ाई झगड़ा। अच्छा, आप हमें उस जगह का पता दीजिए जहाँ सुधा काम करती है, और उस जगह का भी जहाँ आप इस बच्ची को छोड़ा करते हैं। जी साहब। क्या सुधा रूपाली की साजिश का शिकार थी या फिर रूपाली खुद किसी साजिश का शिकार थी? और इन संभावनाओं में यह सवाल उठना भी लाजमी था कि हत्या वाकई सुधा की हुई थी या रूपाली की? गायब सुधा थी या फिर रूपाली? आखिर कौन था अपराधी और कौन था पीड़ित? सर, माना सुधा 19 मार्च को उसी शाम लापता हुई जिस रात शास्त्री नगर में वो मर्डर हुआ और जिसकी लाश को रूपाली समझा गया। लेकिन सर, हो सकता है वो लाश सुधा की हो सकता है। लेकिन सर, अगर रूपाली लापता भी है तो उस केस में हमारे पास अभी कोई लीड नहीं है। शर्मा, लीड तो ढूंढनी पड़ेगी। हरिनगर चलते हैं जहाँ सुधा काम किया करती थी, शायद कुछ हाथ लगे। सर।
हाँ बोलो पांडे। सर रेशमा का फोन कल रात 11 बजे शास्त्री नगर में बंद हुआ, जहाँ उसका घर भी है और पार्लर भी। उसकी बॉडी भी हमें शास्त्री नगर में ही मिली थी। क्या उसके कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई नंबर है जो सस्पिशियस हो, जिससे हमें इस केस में कोई लीड मिले? सर ऐसा कोई नंबर तो नहीं मिला, लेकिन उसके फोन से कल रात आखिरी कॉल हुआ रूपाली के भाई संजय को। रेशमा का पति आदित्य बोल रहा था कि रेशमा कल रात घर से निकल गई थी। उसने ये शक भी जताया था कि रेशमा संजय के पास गई थी। ये रेशमा के पति आदित्य और संजय दोनों पे नजर रखो, दोनों की कल रात की एक्टिविटीज पता करो। ओके सर। हाँ सर, सुधा 19 मार्च को सुबह 10 बजे यहाँ आई थी और शाम को 7 बजे चली गई। ये देखिए उसके एंट्री और एग्जिट के साइन भी है। सुधा के पति के बयान के मुताबिक सुधा फैक्ट्री से निकल के सबसे पहले अपने बच्चे को यहां इस घर से लिया करती थी, उसके बाद वो अपने घर जाती थी। जिस दिन सुधा के साथ ये हादसा हुआ उस दिन सुधा फैक्ट्री से निकली तो सही, लेकिन इस घर तक नहीं पहुंची। यानी कि सुधा के साथ वो हादसा इस फैक्ट्री और इस घर के बीच में ही कहीं हुआ। और सर उस दिन 19 मार्च को इंडिया पाकिस्तान का मैच होने की वजह से रास्तों पे चहल पहल कम थी। सर हो सकता है ये सब पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हो। शर्मा एक काम करो, पता करो ये फैक्ट्री और घर के बीच में कहां-कहां सीसीटीवी लगे हुए हैं। आई एम श्योर किसी न किसी सीसीटीवी में तो फुटेज जरूर कैप्चर हुई होगी, जिससे हमें सुधा मिसिंग केस और रूपाली मर्डर केस में लीड मिलेगी। सर जिस रात रेशमा का फोन बंद हुआ उसी रात आदित्य के फोन से उसके दोस्त विनय को फोन किया गया था, और जब मैंने विनय से पूछताछ की तो उसने बताया कि आदित्य ने उससे उसकी कार मांगी थी, जो उसने अगली सुबह लौटाई। सर हो सकता है कि सर कई दिनों से आदित्य हर शाम एक बार में जाता है, और जिस रात रेशमा गायब हुई थी उस रात वो उसी बार से नशे में बाहर निकला था। तेरा झूठ पकड़ा गया। उस रात 10 बजे तू शराब के नशे में बार से बाहर निकला और अपने घर पहुंचा। रेशमा उस वक्त घर पे थी। गुस्से में तेरे हाथों रेशमा का कत्ल हो गया और उसकी बॉडी को डंप करने के लिए तूने अपने दोस्त विनय से कार मांगी, जो अगले दिन तूने सुबह लौटाई। क्यों? अब तो खुद बोलेगा या हम तेरे से बुलवाएं? हाँ सर, हमने उसका मर्डर किया। वो हमसे बोली थी कि उससे अपने गलती का एहसास हो रहा है, पर हमें यकीन नहीं हुआ। और उस रात जब हम घर पहुंचे। लेकिन संजय, पुलिस तो कह रही थी कि रूपाली ने अपने ससुराल से 10 लाख की ज्वेलरी और कैश चुराया है। सच बोल संजय, तुझे पता है ना रूपाली कहाँ है? संजय, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। तेरे कहने का मतलब है कि 19 मार्च की रात को जो बॉडी जलाई गई वो रूपाली की थी? नहीं सर, वो बॉडी किसकी थी हमें नहीं पता, लेकिन उसकी बॉडी देखकर सभी कह रहे थे कि वो रूपाली की बॉडी है। लेकिन सबसे पहले उस बॉडी को तूने और रेशमा ने ही देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों मियां बीवी ने मिलकर रूपाली का कत्ल कर दिया? नहीं सर, देखिए सर, हम मानते कि हमने रेशमा का मर्डर किया, पर हमने रूपाली का मर्डर नहीं किया। पर हमें लगता है कि संजय रूपाली के बारे में कुछ जानता है। उस रात भी रेशमा संजय को रूपाली के बारे में कुछ पूछ रही थी। सर, रेशमा को ऐसा लगता है कि हमें पता है कि रूपाली का है, लेकिन हमें नहीं पता सर कि रूपाली का है। हमें तो यह भी नहीं पता कि किसका मर्डर हुआ। पांडे सर, इसे तब तक मारते रहो जब तक ये सच ना बोले। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ। संजय सच बोल रहा था, ये अब भी साफ नहीं था, और ये भी अब तक राज बना हुआ था कि रूपाली अब कहां थी। और तभी पुलिस को सुधा से जुड़ी एक इंफॉर्मेशन मिली। 19 मार्च की शाम सुधा को किडनैप किया गया था, और उस किडनैपिंग की फुटेज एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी, जो इसमें है। जूम करो उसको। वैन का नंबर भी नहीं दिख रहा। ग्रे कलर की वैन है शर्मा, जिसके पीछे टाइगर का स्टिकर लगा है। शर्मा, पता लगाने की कोशिश करो उस एरिया के किसी और सीसीटीवी में शायद ये कैप्चर हुई हो। और कुछ ही घंटों में पुलिस ने आखिर उस वैन के नंबर का पता लगा लिया और उस एड्रेस पर पहुंची जिस एड्रेस पर वो वैन रजिस्टर्ड थी। सर, हमने किसी का किडनैप नहीं किया है। 19 मार्च की रात इसी वैन में किडनैपिंग हुई थी। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। 19 मार्च को सर हम 5 बजे घर जल्दी चले गए थे।
इंडिया पाकिस्तान का मैच था, लेकिन हाँ हमारा दोस्त हमसे वैन लेकर गया था। कौन दोस्त? जयेश नाम है सर उसका। जयेश वो प्लम्बर? हाँ सर, जयेश प्लम्बर। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? अम्मा बहुत जरूरी काम, आके बताएं। अरे बेटा मेरी बात तो ये तो बता के जा कि क्या जरूरी काम है। अरे मेरी बात तो सुन बेटा। अरे अब बता, बोल क्यों मारा सुधा को? बोल। आपको पैसा दिया था साहब। किसने दिया था पैसा? वो साहब लेकिन बात क्या बताएंगे? ये लो पकड़ो। बोलो साहब, कैसे और कब कहाँ आपकी बीवी खत्म कर दें? ऐसे नहीं मारना है जिससे तुम भी पकड़े जाओ और हम भी पकड़े जाए। ठीक है, आप बताओ कैसे क्या करना है, कब करना है? वो लोग हमको ऐसा लाश का इंतजाम करने के लिए पैसा दिया जिसका रंग रूप कद काटी सब रूपाली मैडम से मिलता हो। तब हम और ये मिलके खूब छानबीन किया तो एक दिन हमको सुधा दिखी। साहब उन लोगों ने सुधा को इंडिया पाकिस्तान के मैच वाले दिन उठाने के लिए कहा था, क्योंकि उसी रात किशन अपनी बीवी को खत्म करने वाला था। साहब सुधा की बॉडी को रूपाली का बॉडी बताने की साजिश हम इसलिए की है क्योंकि हम जानते थे कि भले ही पहले शक आपका हम पर जाए, लेकिन जब आपको यह पता चलेगा कि वो बॉडी रूपाली की नहीं है तो आपका शक रूपाली और उसके घर वालों पर जाता। यानी वो गहने और जेवर का चोरी होना झूठ था? हाँ सर, वो हम लोगों ने झूठ बोला था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है सर कि रूपाली चोर नहीं थी। उसने पूरे 2 लाख रुपए घर से चुराए थे अपने पार्लर को खोलने के लिए। और ये भी झूठ नहीं है, उसने हम सब की जिंदगी नरक बना दी थी। सर रूपाली को दुखियारी और पीड़ित समझने की भूल मत करिएगा। वो वैसी ही थी जैसा हम आपको बताएं। उसने हमारा और हमारे परिवार वालों का जीवन नरक बना दिया था। सर हम तंग आ गए थे रूपाली से। उसको बहुत बार समझाने की कोशिश की है, गिड़गिड़ाए उसके सामने, पर वो हमारा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। हाथ जोड़ते तुम्हारे सामने, बस करो ये बदले का खेल प्लीज। तुमको हमसे जितना पैसा चाहिए ना ले लो, बस तलाक दे दो हमको यार प्लीज। तलाक तो नहीं देंगे, पर अगर तुम यूं ही जिद करते रहे ना तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को घरेलू हिंसा के जुर्म में जेल भिजवा देंगे। प्यार करते थे ना हमसे तो जिंदगी भर तो झेलना ही पड़ेगा। सर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी वो हमारे लिए और हमारे परिवार वालों के लिए, और इसीलिए उसे मारने के अलावा हमें और कोई सोल्यूशन नहीं सूझा। सॉल्यूशन ना कभी गुस्से से निकलता है, ना किसी से डर के चुप हो जाने से, और ना ही कोई साजिश रच के। माना रूपाली ने जो भी किया वो गलत था, सुधा का क्या कसूर था? बदला लेने के लिए तुमने एक नन्ही सी बच्ची के सिर से मां का साया तक छीन लिया। अब करो अपने किए का पश्चाताप सारी जिंदगी। दूसरों को तकलीफ देने और बदला लेने की बजाय अगर रूपाली अपने जीवन में आगे बढ़ गई होती तो शायद आज वो जिंदा होती। लेकिन रूपाली गलत थी ये कहकर गुप्ता परिवार को सही साबित नहीं किया जा सकता। एक जबरदस्ती की शादी, पर उससे बाहर निकलने के लिए गुप्ता परिवार को कानून का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन जुर्म के रास्ते पर चलकर वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन जुर्म उसका हल कभी नहीं हो सकता। याद रखें,
क्राइम नेवर पेज। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कौन है? मी मदन. कशी आहेस मावशी? हा, तब्येत बरी आहे ना? गोली घे मावशी, गोली. हा, आराम से. मावशी 100 रुपये ठेवतो. हा, येतो. हा, अरे तू फोन लाई है क्या? मैं तो फोन नहीं लाई. तो मेरा भी नहीं बज रहा है. तो किसका बज रहा है? अरे मोबाइल तो इसमें ही है. अरे तू ये क्या कर रहा है? किसी के सामान को ऐसे हाथ नहीं लगाते. छोड़ो. अरे अब उसका नहीं है, मेरा है. मेरे नसीब में लगता है ऊपर वाले ने मोबाइल लाभ लिखा है. तू जा, जाकर जल्दी से ताला तोड़ने वाला लेके. नहीं. अरे तुला सांगितलं ना, तू जा ना लवकर. जा तू जा. आइए सर. सर इसी बैग में इस लड़की की लाश मिली है. सर चेहरा काफी बुरी तरह से कुचला गया है ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके. पहचान छिपाने के लिए अगर चेहरे को बिगाड़ा गया है तो मुझे नहीं लगता यहां कुछ मिलेगा. ये टैटू देखो, शायद इस टैटू से इस बॉडी की शिनाख्त हो सके. पता करो ये लिखा क्या है और किसने लिखा है. फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो. सामान बॉडी बैग में थी. ये इन्फॉर्मेशन किसने दी? सर पीसीओ से एक आदमी ने फोन करके इन्फॉर्मेशन दी थी. क्या? घर के अंदर 2 औरतें बैठी हुई और किसी ने पीसीओ से कॉल किया. ये घर किसका है? सर बेड पर जो औरत बैठी है ये घर उसी का है. ये ऐसी लेटी रहती है? जी साहब. तुम कौन हो? साहब मैं संगीता, यहाँ काम करने के लिए आती हूँ. रोज सुबह में झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ. इस घर में और कौन कौन रहता है? इनके परिवार में से कोई? साहब मौसी बिल्कुल अकेले है. इनका एक बेटा था ना, वो कुछ साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया, तब से अकेले है. इनकी हालत अच्छी थी ना, तब अच्छे से चलती फिरती थी, लेकिन इनको जब से लकवा मारा है ना, तब से ऐसे बिस्तर पर पड़ी है. साहब मैं जब सुबह आई ना काम पर, तब तो ये बैग नहीं था. नहीं था मतलब? इन्हें लकवा मारा हुआ है, ठीक नहीं है ये. तो बैग कहाँ से आया? साहब अब घर में इतने लोग आते जाते हैं, क्या मालूम किसने रखा है. क्या आप बता सकती हैं कि इस घर में कौन कौन आया था? प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए. लाश मिली है आपके घर में, खून हुआ है. याद करके बताइए कि कौन आया था आपके घर में. याद नहीं है. कुछ लोग आते हैं, दवाई पैसे देते हैं. मैं तो दवाई खा के सोई थी. मौसी को तो बहुत ही बुरा हाल है साहब. एक तो उम्र, ऊपर से ये बीमारी. अब तो उनकी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है. बहुत ही मुश्किल से पहचानती है किसी को. हाँ सर, एक्चुअली हम भी काफी टाइम से पूछताछ कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन आया था, किसने ये बैग रखा, किसने देखा. सर इस लाश के बारे में जो इन्फॉर्मेशन करने वाला कॉल आया था वो पास वाली दुकान से आया था. तुमने दुकानदार से पूछा कि वो फोन किसने किया था? नहीं सर, उसका कहना है कि पीसीओ काफी लोग आते जाते हैं. सामान इस घर की अच्छी तरह से तलाशी ली, कुछ मिला? हाँ सर, टेबल पर कुछ दवाइयाँ है और एक 100 रुपए का नोट. उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला. साहब मौसी की दवाई तो मदन लेके आता है. मदन? सर यही मदन है.
इसी ने पीसीओ से फोन किया था। पीसीओ के ऑनर ने इसकी पहचान की है। क्यों बे, बड़े अजीब आदमी हो। पहले तो लड़की का खून करता है और उसके बाद पुलिस को खुद ही इन्फॉर्म करता है। हाँ, मैंने फोन किया था साहब, पर खून नहीं किया था। मैं तो बस मौसी को दवाई देने गया था। अच्छा, दवा देने के लिए अंदर पड़े हुए बैग को खोलने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा कि इतना बड़ा बैग है, क्या मालूम कुछ पैसे वैसे मिल जाए तो। सर, पीसीओ के ऑनर ने बताया कि ये अकेला नहीं था, इसके साथ एक औरत भी थी। वो मेरी बीवी है साहब। मैं सब 2 कमरे वाले घर में रहता हूँ साहब। रहने वाले 12 लोग, 1 मिनट भी अकेला रहने को नहीं मिलता साहब। इसलिए मैं कभी कभी अंजलि को उधर बुलाता था, और आज भी बुलाया था साहब, लेकिन उसके पहले मैंने वो देख लिया लाश। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम्हारी पड़ोसी शशिकला मौसी के घर पर कौन कौन आते जाते रहता है? साहब कोई 4-5 लोग हैं जो अक्सर आते जाते हैं, और सर उन सब लोगों को शशिकला मौसी ने डुप्लीकेट चाबी भी बना के दी है। मजबूरी है साहब उसके पास कमाने का जरिया नहीं था ना, इसलिए उसने अंदर वाला कमरा यूज करने के लिए दिया था। कोई उसे गोदाम बनाता था तो कोई उसे अपने काम के लिए यूज करता था। महाराष्ट्र मुंबई के ओशिवरा इलाके की एक चौल में रहने वाली बीमार और वृद्ध महिला शशिकला के यहाँ एक बैग में मिली लाश ने सबके होश उड़ा दिए। लाश का चेहरा कातिल ने इस कदर बिगाड़ दिया था कि उसकी पहचान करवाना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। सर, ये पोस्टमार्टम लो। ठीक है, तुम जाओ। सावन, रिपोर्ट के हिसाब से किसी नोकीली चीज से पेट में बार बार वार किया गया, इसी वजह से उसकी मौत हुई है। मौत का टाइम है 2 से 4 बजे के बीच। हाँ सर, हमने इस टैटू के बारे में इंक्वायरी की। ये एक मंत्र है। सावन, हमें सबसे पहले 2 काम करने होंगे। पहला काम, इस मंत्र की कहानी के बारे में जानना होगा। दूसरा काम ये कि शशिकला के घर में कौन आता जाता है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। क्या शशिकला इस लड़की को जानती थी? क्या इस कत्ल से उसका कोई वास्ता था? क्या वाकई में शशिकला को नहीं पता था कि उसके घर में एक लाश है, या फिर किसी ने शशिकला की इस हालत का फायदा उठाया था? कौन था वो जिसने इस लाश को यहाँ रखा था, और ये लड़की कौन थी? क्यों कातिल ने इसे मारा था, और शशिकला के घर पर रखने का मकसद क्या था? ऐसे अनगिनत सवाल थे जिनके जवाब अब पुलिस को ढूंढने थे। सर, मदन सच बोल रहा है। उसके साथ जो औरत थी उसकी बीवी ही। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। साहब, अच्छा, इनके घर पर कौन कौन आता जाते रहता है, उनका नाम पता है? साहब, एक तो मदन आता है जो मौसी की दवाई लाता है, और उसी के बहाने उसके साथ का हमें पता है। तुम बाकी लोगों के बारे में बताओ। साहब, एक मंजुल सेठ है, वो अपना माल रखने के लिए इधर आता है। दूसरी तो मैं हूँ साहब, जो इधर काम करती हूँ। और तीसरा अपना जो शौकत है, वो घर में चूड़ियाँ बनाता है। वो डिलीवरी के पहले का जो एक्स्ट्रा माल होता है ना, वो इधर रखने के लिए आता है। इनके एड्रेस जानती हो? हाँ साहब, मालूम है ना। सर, ये जो लड़की के हाथ पे टैटू है, वो माँ आशापुरा का मंत्र है, जो अक्सर नजर से बचने के लिए या मन्नत पूरी होने पर गुनगुनाना पड़ता है। ठीक है। ओके सर। सर, पता चला है कि शशिकला के घर पर संगीता, मदन, मंजुल और शौकत, ये लोग आते जाते हैं। सावन, आई एम वेरी श्योर इन चारों में से कोई एक है जिसने इस खून को अंजाम दिया है। इन चारों की कुंडली निकालो। और दूसरी बात ये कि मुंबई में जितने भी आशापुरा माता जी के मंदिर हैं, सबकी डिटेल्स निकलवाओ, पता करो ये मंत्र गूंजने वाले किस किस मंदिर में बैठते हैं। इस मंदिर में हाथ पर गूंजने वाला कोई बैठता है क्या? इस मंदिर में हाथ पर गोदने वाला कोई नहीं बैठता है साहब। सर, पता चला है कि मुंबई में जितने भी आशापुरा माता जी के मंदिर है, उसमें से सिर्फ गोरेगांव के मंदिर में ही ये मंत्र गुदवाने वाला बैठता है। सावन, एक काम करते हैं, मैं इस मंत्र गूंजने वाले के पास जाकर पूछताछ करता हूं, शायद कुछ हाथ लग जाए। तुम शौकत, संगीता, मंजुल और मदन, इनसे जाकर पूछताछ करो। ओके सर। अरे रवि बेटा, ये पांचाल जी का माल पहुंचा दे बेटा। जी जी, आपका माल पहुंच जाएगा। सुनो, शशिकला मौसी के पास तुम ही सामान रखते हो ना? हाँ साहब। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन हुआ क्या है साहब? वहाँ एक लड़की की लाश मिली है। चलो।
चलो साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब। चलो साहब, मेरा माल गुजरात से आता है, वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार, और इस हफ्ते तो अभी तक आया भी नहीं है। और पिछले हफ्ते जब आया था मैं तभी गया था साहब वहाँ पर, उसके बाद में साहब कभी नहीं गया वहाँ पर, क्योंकि साहब माल आने में समय था और मैं अपनी नई दुकान शुरू करने में बिजी था साहब। और साहब मेरा माल बैग में नहीं बॉक्सेस में आता है, जिस पर दुकान का लोगो होता है। साहब मैं नहीं जानता ये बॉक्स किसका है। पंडित जी, इस मंदिर में मन्नत पूरी होने पर हाथ गुंदवाने की प्रथा है ना? हाँ साहब, ये प्रथा बस इसी मंदिर में है। आप बता सकते हैं कि हाथ गूंदने वाला कहाँ मिलेगा? सर, मंजू सही बोल रहा था। इंक्वायरी में ये पता चला कि वाकई वो एक हफ्ते पहले से शशिकला मौसी के घर पे नहीं गया था। चौल ने भी उसे आते जाते हुए नहीं देखा सर। और सर वाकई वो अपनी नई दुकान की तैयारी में लगा हुआ है। कुछ भी हाथ नहीं लगा, इसका मतलब है जिसने भी ये कत्ल किया है वो हमारे साथ स्मार्ट प्ले कर रहा है। फिलहाल तो इसे यहाँ पर बिठाने का हमारे पास कोई रीजन नहीं है, इसे छोड़ दो। और हाँ, इसके पीछे हमारे खबरी लगा देना। ओके सर। ध्यान से देखो इसे, ये मंत्र तुमने गूंदा था? हाँ साहब, एक लड़की के हाथ पर यह मंत्र मैंने ही गोंदा था, पर यह तो 7-8 महीने पुरानी बात है। इतनी पुरानी बात तुम्हें अभी तक याद है? वो इसलिए साहब कि आम तौर पर लोग अपने हाथ पर भगवान की फोटो या नाम लिखवाते हैं, पर उस लड़की ने खास तौर पर यह मंत्र अपने हाथ पर लिखवाया था। उस लड़की का नाम पता है तुम्हारे पास? नाम पता तो नहीं मालूम साहब, पर हाँ याद आया, वो अपना बैग यहाँ भूल गई थी। वो बैग मैंने मंदिर के ऑफिस में जमा करवा दिया था। अगर आप मंदिर का रजिस्टर चेक करें तो शायद उसका नाम और पता आपको मिल सकता है। सर ये देखिए, वो लड़की आशापुरा पर्व के दिन आई थी, उसका नाम कोमल है। कोमल पटेल, गीता सोसाइटी, MG रोड, गोरेगांव वेस्ट। शौकत कहाँ है? बुलाओ उसे। साहब मेरे मियाँ तो 4 दिन से घर ही नहीं आए हैं। कहाँ गया? कुछ बता के नहीं गए साहब, और तो उनका अभी फोन भी नहीं लग रहा है। फोन नंबर दो उसका। बात क्या है साहब? जल्दी पता चल जाएगा, फिलहाल तुम उसका फोन नंबर दो। शौकत के बारे में जैसे तुम्हें कुछ पता चलता है तुरंत हमें बता देना। जी सर। चला। सावंत, मंदिर के रिकॉर्ड से एक लड़की के बारे में पता चला है जिसने ये टैटू बनवाया है। कोमल पटेल? जी, कोमल मेरी बेटी है। सावंत, इस मंत्र को पहचानती हैं आप? जी हाँ, ये मेरी बेटी कोमल के हाथ में बना है। जरा बुलाइए उन्हें। जी वो यहाँ नहीं है, वो अपने ससुराल में है। आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि वो वहीं पर है? हाँ सर, मेरी अभी अभी अपने दामाद से बात हुई है और वो लोग शॉपिंग के लिए गए हैं। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप आपकी बेटी कोमल को फिर से एक बार फोन लगा सकती हैं, जस्ट कंफर्म करने के लिए कि वो लोग शॉपिंग में है या नहीं? और हाँ, फोन स्पीकर पे लेना। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। हाँ मम्मी जी बोलिए। हेलो बेटे हितेश, कहाँ हो तुम? कोमल का फोन नहीं लग रहा है, कहाँ है वो? मम्मी जी हम लोग मॉल आए हैं, वो वॉशरूम गई है। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं लग रहा होगा। आप मुझे बताइए ना क्या बात है, मैं उसे मैसेज दे दूंगा। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम लोग शॉपिंग करो, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके मम्मी जी ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बात कराता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी बेटी और दामाद का नंबर और उनका एड्रेस दे सकती हैं आप? जी। हेलो साहब, शौकत के बहन फातिमा, उसका एक हिंदू लड़के के साथ चक्कर था साहब। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शौकत बीच में आ रहा था। उसने ना साहब एक बार उस लड़की को बहुत बुरी तरह से पीटा भी था। बोला था मेरी बहन से दूर रहना, नहीं सुना रहा तू? भजन छोड़ दीजिए तुझसे मिली ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अल्लाह की खातिर छोड़ दीजिए। अगर तू मेरी बहन से दोबारा मिला ना, हड्डी पसली तोड़ देती है, डाल कर दूंगा। लेकिन वो नहीं माने साहब, फिर ये शौकत के डर से दोनों 1 साल पहले ही भाग गए। अब सुना है साहब कि दोनों ने शादी भी कर दी है और मनोज के मामा के गांव जाके बस गए हैं। हाँ
अच्छा, तुम्हें ये मनोज की मामा के गांव का नाम मालूम है? कोल्हापुर के आसपास किधर तो भी है साहब। कोल्हापुर के आसपास, ठीक है, तुम जाओ। ठीक है साहब, आ दो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस लड़की की लाश हमें शशिकला मौसी के घर पे मिली है वो शौकत की बहन की हो, जिसके अफेयर की वजह से गुस्से में आकर शौकत ने उसे मार डाला और कहीं ठिकाने पर लगा दिया। लेकिन सर फिर भी एक कंफ्यूजन है, अगर वो फातिमा की लाश है तो उसके हाथ पर मंत्र का टैटू कैसे? सावन, प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है, ये तो सिर्फ एक मंत्र है। सबसे पहले हमें ये पता करना है ये फातिमा जिंदा है या नहीं। सर इंफॉर्मेशन मिली है, शौकत का फोन ऑन हो गया और उसका लोकेशन उसका घर ही बता रहा है। उठा लो उसे। ओके सर। चल बेटा शौकत, ये बता शशिकला मौसी के घर पे जो लाश मिली है वो किसकी है? साहब मेरे को क्या मालूम साहब किसकी है। तुझे ये तो मालूम होगा ना कि तू 4 दिन से कहां गायब था और तेरा फोन क्यों बंद था? साहब वो मेरा एक दोस्त है, मैं उसका गांव गया था, उसकी ना साहब माँ की तबीयत खराब है साहब, तो रास्ते में ना साहब मैं जा रहा था, मेरा फोन है ना गिर गया और साहब टूट गया। देख ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि हमें पता है कि तूने फातिमा और मनोज को जान से मारने की धमकी दी थी और जब उन लोगों ने तेरी बात नहीं मानी तो तूने फातिमा का कत्ल किया और उसकी डेड बॉडी शशिकला मौसी के घर पे छुपा दी, है ना? साहब मैं क्यों उसे मारूंगा साहब? कावड़े, इसे तब तक मारते रहो जब तक ये सच नहीं बोलता। सुनिए, महेश जगताप का घर कौन सा है? हाँ ये अपन कौन? मुंबई पुलिस। क्या झालं साहब? आप मनोज के मामा मामी है ना? हाँ सर। मनोज कहाँ है? उसे जाके तो 4 दिन हो गया साहब। कहाँ गया? अब बोल रहा था कि उसकी आई की तबीयत बरोबर नहीं है, उसे देखने जाने का है। लेकिन वो वहां पर भी नहीं पहुंचा। तावड़े, मनोज की माँ ने मनोज का मोबाइल नंबर दिया था ना? हाँ सर। ट्राई करो। सर फोन बंद आ रहा है। ठीक है ठीक है, चलो। चले गए? हाँ। और बेटा अभी कुछ दिनों के लिए ना तुम दोनों कहीं और रहने चले जाओ। चलो जल्दी करो, उठाओ सामान। जी अच्छा, चलो चलो चलो। अरे आओ बेटा, सुनो फोन कर देना हमको जल्दी से पहुंच के। आप लोगों ने इन्हें तो छुपा लिया, लेकिन इनकी चप्पलें छुपाना भूल गए। अब तुम बताओ, तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? सर हमें लगा कि आपको शौकत ने भेजा है, क्योंकि इससे पहले उसने सर कुछ गुंडे भेजे थे यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से इन बच्चों की जान बच पाई है साहब। देखिए, हम यहाँ पर यह कंफर्म करने के लिए आए थे कि फातिमा जिंदा है या। खैर, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों जन बालिग हो। और हाँ, कोई अगर तुम्हें तकलीफ देता है तो तुम पुलिस की मदद ले सकते हो। थैंक यू सर। शशिकला के घर में मिली लाश की पहचान करने के लिए पुलिस ने ईड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हर संदिग्ध की तफसील से जांच की जा रही थी, पर जिस पर भी शक होता वो निराधार साबित होता। अगर ये सब जो किसी न किसी तरह से उस घर से जुड़े थे निर्दोष थे, तो फिर कातिल कौन था जिसने इस घर को लाश छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था, और कौन थी वो लड़की? लेकिन एक बात तो साफ थी कि कातिल को शशिकला के घर और उस घर में आने जाने वाले लोगों की जानकारी थी। फिलहाल हाथ पर मंत्र गोदने वाले के जरिए मिली कोमल पटेल की लीड ही बची थी, लेकिन कोमल की मां और कोमल के पति के मुताबिक कोमल जिंदा थी। इसलिए पुलिस ने अब खुद कोमल से रूबरू होने का फैसला किया। हाँ जी। कोमल कहाँ है? बुलाइए उन्हें, उनसे कुछ पूछताछ करनी है हमें। कोमल तो 3 दिन से गायब है। लेकिन कल ही तुमने उसके माँ को बताया कि वो तुम्हारे साथ शॉपिंग करने गई थी। हाँ, इसलिए क्योंकि मम्मी जी हार्ट पेशेंट है। अगर मैं उनको सच कहता तो उनको धक्का लग सकता था, इसलिए झूठ बोलना पड़ा मुझे। कंप्लेंट की है आपने? जी सर। सावन, जिस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई गई वहां से उसकी कॉपी मंगवा, और आज तक जितनी भी तहकीकात हुई है इस केस की उसकी रिपोर्ट भी मंगवा। ओके सर। फिलहाल आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा।
सर, आप लोग हमें यहाँ क्यों लेकर आए? सावन, इस टैटू को पहचानती हैं आप? कोमल, ये तो मेरी बच्ची कोमल है। कोमल, कोमल, बापू, कोमल। कोमल के साथ आपका रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छा था सर। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के इतने साल होने के बाद भी हम एक दूसरे के साथ खुश थे। वो एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहू बनी। बहुत ही सर। अच्छा ये बताइए कि कोमल के साथ आपका कोई झगड़ा हुआ था क्या? पति पत्नी के बीच में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं सर, लेकिन ऐसा कभी कोई सीरियस वाला नहीं हुआ सर। साहब क्या बताऊं, कोमल के साथ किसी की दुश्मनी हो या झगड़ा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। वो तो बस सुबह से घर का सारा काम करती थी और फिर दुकान पे जाती थी। हाँ पटेल सर, हाँ अभी आपका माल भेज रही हूँ। साहब, जिस किसी ने भी मेरी बहू को मारा है ना, उसका कभी भला नहीं होगा। कोमल जैसी अच्छी इंसान और हमारे बुढ़ापे के सहारे को उसने हमसे छीन लिया है। क्यों? आपका बेटा आपका बुढ़ापे का सहारा नहीं? अब क्या बताऊं साहब, हितेश को तो ये फरसान का धंधा बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे दुकान पे बैठना भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए बेचारी यही रोज जाके वहां बैठती थी। साहब, संभालती नहीं तो क्या करती, क्योंकि वो समझ गई थी कि हितेश तो बस लाट साहब बनकर घूमेगा। हितेश को शेयर मार्केट और लॉटरी की इतनी बुरी लत लगी थी कि कोमल से जब देखो पैसे मांगता रहता था। क्या मिलेगा ये फरसन की दुकान से? पैसे लगाने हैं तो शेयर मार्केट में लगाओ, रातों रात मोटी रकम कमाओ। मोटी। मैं आपके रातों रात करोड़पति बनने का सपना नहीं पूरा कर सकती, और शेयर मार्केट और लॉटरी के लिए तो मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। नहीं दोगे मतलब? मेरे घर की कमाई मुझे देने से मना कर रही हो तुम? हाँ मना कर रही हूँ, क्योंकि मेहनत की कमाई ऐसे ही लुटाने के लिए नहीं है। ठीक है, एक आखिरी बार दे दो, आगे से मत देना। देखो 1 का 10 मिलेगा, सारा कर्जा छोटा हो जाएगा, देखना। यही बोल के आपने मुझे हर बार बेवकूफ बनाया है, पर आपने। कोमल, पैसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? पैसे लेकर ही जाऊंगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं सर? हाँ मैं मानता हूं कि मुझे शेयर मार्केट की लत थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बीवी का खून कर सकता हूं। आप लोगों के यहाँ आने से पहले मैं यही उम्मीद लगा बैठा था कि वो मिल जाएगी, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोच सकता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। पिछले 4 दिन से शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण मैं एक स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर के पास बैठा था ताकि कुछ पैसे कमाऊं, उसको दिखाऊं, पर जिसे मैं कुछ दिखाना चाहता था उसी की कभी लिखवाना पड़ा मुझे। और अब तो पता चला कि वो। मिस्टर हितेश, मुजरिम अक्सर नए नए तरीके यूज करता है पुलिस को गुमराह करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती जरूर करता है। कोमल का खून तुमने किया है, चाहे किसी ने भी किया हो, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। सर ये वो मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी है जो कोमल के ससुराल वालों ने लिखवाई थी। सिर्फ कंप्लेंट की कॉपी? कोई लीड नहीं मिली? नहीं सर, दरअसल उन लोगों ने अभी इस केस की तहकीकात शुरू की थी, लेकिन ये केस अभी हमारे पास है। सामंत, हितेश का इस मर्डर केस से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कोमल के मर्डर वाले दिन की हितेश की मोबाइल लोकेशन निकालो और साथ ही साथ उसके पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। और हमें एक बार उनके पड़ोसियों से पूछताछ करनी होगी। हो सकता है जो बात परिवार वाले छिपा रहे हैं वो पड़ोसियों से पता चल जाए। सामंत, तुम उसके पड़ोसियों से पूछताछ करो, तब तक मैं शशिकला के पास जाकर कोमल के बारे में पूछताछ करता हूं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि आप इस लड़की को पहचानती हैं। जब से लाश मिली सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। संगीता भी नहीं आती, दवा खत्म, खाना खत्म, बस मेरी जिंदगी नहीं खत्म हो रही। देवा,
बोलो रे बाबा बोलो। ये आपकी दवा का पर्चा है। मंचूड़े ये लो, इनकी दवा और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आओ। जी सर। कमाल है, करता कोई है और भुगतता कोई बेचारा लाचार। सर हितेश और कोमल का झगड़ा कोई पति पत्नी वाला झगड़ा नहीं था, पैसों के लिए रोज झगड़ा होता था। सर मैं भी शेयर मार्केट में काम करता हूँ, सब जानता हूँ हितेश के बारे में। कोमल बेचारी कमाती थी और ये उसका मेहनत का पैसा लॉटरी और शेयर मार्केट में उड़ाता था। बहुत अच्छी लड़की थी सर, लेकिन गलत घर में ब्याही गई थी। सब दो मुंहे सांप है सर इस घर में। वो करसन उसी की कमाई खाता था और पीठ पीछे उसी को कोसता था। बहू का बाहर जाकर काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। और बेटा तो किसी लायक है ही नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वो अपनी बहू को मार सकता है? मजबूरी नहीं होती ना तो शायद ये भी कर लेता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोमल अकेली कमाने वाली थी। वो अगर मर जाती ना तो पूरा परिवार खत्म हो जाता था, भूखा मरता था। साहब वो कोमल मैडम को हितेश साहब के अलावा एक प्रॉब्लम और थी। क्या? साहब वो 3 दुकान छोड़ के मंजुल फरसान है ना, वो मंजुल साहब की बीबी कोमल मैडम से बहुत जलती थी। क्यों? साहब वो उनकी बीबी को लगता था कि कोमल मैडम और मंजुल साहब के कुछ चल रहा है। सुन, बहुत शरीफ बनती है ना तू, आज मैं सबको बता दूंगी कि कैसे डोर डाल डाल के तूने मेरे पति को फंसाया है। नहीं नहीं साधना, ये तुम क्या बोली जा रही हो? तुम चिल्ला क्यों रही हो? देख मेरे पति से दूर रह वरना ठीक नहीं होगा। जी तुम क्या बोल रही हो साधना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना भोले पने का नाटक किसी और को दिखाना, और तुझे सब कुछ पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। पूरे शहर में तुझे मदद के लिए मेरा ही पति मिलता है। सुन, एक दिन तेरी मैं ऐसी हालत करूंगी ना कि दुनिया में कोई तेरी मदद नहीं कर पाएगा। नहीं साधना देखो, चल जा यहाँ से। वो बहुत शक करती थी, इस बात से कोमल मैडम बहुत परेशान थी। मंजुल फरसान मार्ट। सामान, ये वही मंजुल है ना जो अपना सामान शशिकला के घर में रखता था? हाँ सर। अब मुझे इस केस की कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। सर ये हितेश के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन। सर हितेश के मोबाइल के लोकेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन कोमल का कत्ल हुआ उस दिन वो पूरा दिन शेयर मार्केट में ही था। सावंत, ये भी हो सकता है कि जो कुछ भी हमें दिखाया या सुनाया जा रहा है हितेश अपने आप को सेफ जोन में रखकर कर रहा हो। फिलहाल एक काम करते हैं, तुम हितेश के बारे में जाकर सारी इंफॉर्मेशन निकालो, मैं उसके बाप करसन से बात करता हूँ। ठीक है सर। तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हारा बेटा फरसान की दुकान पर बैठने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और तुम चाहते ही नहीं थे कि तुम्हारी बहू दुकान पर बैठे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी झूठी आन बान शान के लिए अपनी बहू को ही मार दिया तुमने? साहब मैं मानता हूं कि मुझे उसका काम करना पसंद नहीं था, रिश्तेदार ताने देते थे, बुरा लगता था, लेकिन साहब मैं ये भी जानता था कि वो काम करती है तो हमारा घर चलता है, वो बेटे का फर्ज अदा कर रही थी, और ये सब कुछ जानते हो मैं उसे कैसे मार सकता हूँ साहब? कोमल और तेरे बीच में आफिर था ना, फिर क्यों मारा उसे? सर मैंने नहीं मारा कोमल को, और सर कोमल के और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था साहब, बल्कि मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि वो जो लाश मिली थी वो कोमल की थी साहब। अभी भी झूठ बोल रहा है, लेकिन अब सच बोलेगा। कोमल और तेरे बीच में अफेयर था, वो अपने पति हितेश से परेशान थी और तुझसे शादी करने की बात की होगी जो तेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और इसीलिए अपने रास्ते से हटाने के लिए तूने उसे मार दिया होगा। नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कोमल तो ऐसी औरत नहीं जो किसी से चक्कर चलाए साहब। मैं सच बोल रहा साहब, मैंने नहीं मारा कोमल को साहब। सर मैं मानती हूँ कि मुझे कोमल से प्रॉब्लम थी, मगर इतनी भी नहीं कि मैं उसकी जान ही ले लूं। देखिए, शक का कीड़ा इतनी आसानी से शांत नहीं होता। ये ऐसा कीड़ा है जो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। 15 तारीख 2 से 4 के बीच जब कोमल का खून हुआ, कहाँ थी आप? सर उस दिन मेरी मौसी की बेटी की गोद भराई थी तो वहीं गई थी। सर कोमल का फोन अभी अभी ऑन हुआ है परेल में। सावंत, एग्जैक्ट लोकेशन पता करो कि वो फोन वहां पहुंचा कैसे। ओके सर। सब वो फोन मैंने ही बेचा था
साहब वो दिन वो लाश उस फोन की वजह से मिली थी साहब। मोबाइल तो इसने मुझे लगा कि मरने वाली मर गई, अब वो फोन का क्या करेगी, और मुझे लालच आ गया इसलिए मैं आपको नहीं बताया साहब। अरे सर कोमल के कॉल रिकॉर्ड में घर वालों के अलावा 2 नंबर मिले, जिसमें से एक नंबर किसी सुशांत शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन सर कोमल ने इस नंबर पर 5-6 बार बात की है और कोई भी कॉल 5 मिनट से कम नहीं था। और दूसरा नंबर हेतल के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये कौन? सर ये हितेश की सगी बहन है। क्या हितेश की बहन भी है? कोमल मर्डर केस में पुलिस को एक के बाद एक लीड मिलती गई, लेकिन वो हर लीड मानो किसी अंधी गली पर जाकर खत्म होती थी। और अब पुलिस के हाथ एक और सुराग लगा था, और इस सुराग का नाम था हेतल। पुलिस के लिए ये लीड चौंका देने वाली थी, क्योंकि हेतल वैष्णव परिवार की इकलौती बेटी थी, और इतनी पूछताछ के बावजूद भी किसी ने हेतल के बारे में कुछ नहीं बताया था। आखिर क्या वजह थी हेतल की पहचान को छुपाने की? क्या हेतल का कोमल के कत्ल से कोई संबंध था? क्या वैष्णव परिवार भी इसमें शामिल था? आपकी एक बेटी भी है, ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? छुपाई नहीं साहब, बस वो बताना भूल गए। दरअसल हमारी बेटी हेतल हॉस्टल में रहती है। बड़े जिम्मेदार बाप हैं आप, परिवार के नाम पर अपनी बेटी के बारे में बताना भूल गए? ऐसी बात नहीं है साहब, उस दौरान वो यहाँ पर नहीं थी, तो हमने सोचा कि उसका नाम क्यों घसीटा जाए। फिलहाल तो आप लोग ये बताइए कि ये सुशांत शाह कौन है? तुम तो जानते ही होगे, तुम्हारी बीवी उससे बात जो करती थी। बिजनेस के लिए उसे काफी लोगों से बात ही करनी पड़ती थी, तो उसमें से शायद कोई होगा। सुशांत, उसने अभी तक मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा था। ये कौन है? सर, शादी से पहले वो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। ना कुछ कमाता था, बस ऐसे ही आवारा घूमता था। इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी हितेश से करवा दी। सामंत, कहीं ये चोट खाए हुए आशिक वाला मामला तो नहीं है? सामंत, एक काम करो, इस सुशांत के नंबर को ट्रेस करो, जैसे ही ऑन हो उठा लो उसे। ओके सर, हमने हेतल के बारे में जब वैष्णव परिवार के पड़ोसियों से पूछताछ की तो ये पता चला है कि कोमल और हेतल के बीच में ना ही भाभी और ननद का अच्छा रिश्ता था, बल्कि वो अच्छी दोस्त भी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन दोनों में अनबन शुरू हो गई, और बात इतनी बढ़ गई कि हेतल ने घर छोड़कर हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। सामंत, आखिर उस अनबन की क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से हेतल ने घर छोड़ दिया? और ये बात हमें हेतल के सिवा और कौन बता सकता है? सर, लेकिन हेतल तो 4 दिन से घर गई हुई है। लेकिन जब हम उसके घर पे गए तो वो वहां नहीं मिली। सर, हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं गई हो। बॉयफ्रेंड? क्या नाम है उसके बॉयफ्रेंड का? सुशांत। सुशांत? सर, सुशांत के घर पर जब इंक्वायरी की तो पता चला है कि वो 4 दिन से गायब है, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और उसके कॉल रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि सुशांत और हेतल में दिन भर में फोन पर काफी सारे बातें हुआ करती थी। क्या? सावंत, अब मुझे ये केस सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। सुशांत कोमल का एक्स बॉयफ्रेंड और हेतल का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। शायद यही वजह है भाभी और ननद में झगड़े की, और शायद इसी वजह से कोमल का खून हुआ है। सावंत, ये भी हो सकता है कि हेतल और सुशांत कोमल का खून करके दोनों गायब हो गए। सावंत, एक काम करो, दोनों को ट्रेस करो। अगर एक भी मिल गया तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। ओके सर, हमने कल जब हेतल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक किया तो हमें पता चला है कि कोमल के कत्ल के एक रात पहले हेतल के अकाउंट से ऑनलाइन अहमदाबाद के लिए 2 टिकटें बुक की गई थी, और वो ट्रेन मुंबई से 3:30 बजे निकलती है। सामंत, इसका मतलब ये काम अच्छी खासी प्लानिंग के साथ किया गया है। 2 से 2:30 बजे के बीच में मर्डर किया गया। और एक बात सर, अभी पता चला है कि हेतल का डेबिट कार्ड अहमदाबाद के डिपार्टमेंटल स्टोर में अभी स्वैप हुआ है। इससे पहले कि वो दोनों अपनी लोकेशन चेंज कर लें, दोनों को जल्दी से जल्दी उठा लो। ओके सर। इस लड़की को पहचानते हो? हाँ सर, ये तो हेतल मैडम है, सामने वाले बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे रहती है। सुशांत शाह? जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या हुआ सुशांत? कौन है?
बताओ, क्यों मारा कोमल को? क्या भाभी का खून हो गया? लेकिन कैसे? हे, ये नाटक बंद करो और सच बोलो, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास काफी सबूत है। सर लेकिन हम ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि तुम कोमल से बदला लेना चाहते थे। वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, तुम्हें छोड़कर उसने हितेश से शादी कर ली, फिर तुमने इसे फंसा लिया और दोनों ने प्लानिंग करके उसे मार दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। माना कि कोमल की मां ने हम दोनों को अलग करवाया था और हितेश से शादी करवाई थी। मैं बहुत अपसेट था, लेकिन बाद में मुझे कोमल की मां की बात समझ आ गई थी। सर अभी मैं अच्छा कमा रहा हूँ, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। हेतल मुझे वहीं पे मिली थी और हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। सर मुझे तो पता भी नहीं था कि कोमल इसकी भाभी है। सर मैंने इसको मेरे पहले अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन सर कोमल का मायके में नाम केतकी था, इसलिए इसको कुछ आइडिया नहीं हुआ सर। अच्छा, तो कोमल तक ये बात पहुंची कैसे? सर भाभी ने मेरे को एक दिन सुशांत के साथ देख लिया था। हाय भाभी, एक गिलास पानी दो ना प्लीज। हेतल, तुम्हारे साथ वो लड़का कौन था? वो एक्चुअली भाभी मैं आपको बताने ही वाली थी, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? हेतल प्लीज, तुम मुझसे दूर रहना। क्यों भाभी? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए, मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगा। लेकिन भाभी आप ऐसे कैसे बिना मिले उसे जज कर सकती हो कि वो ठीक नहीं है? हेतल, तुम आर्ग्यूमेंट करने के बजाय उस पर ध्यान दो जो मैंने कहा है। और उस दिन के बाद भाभी मुझे हमेशा टोकती रहती थी, इससे फोन पर बात तक नहीं करने देती थी। रीजन कभी कुछ नहीं बताती थी, मेरी पॉकेट मनी तक बंद कर दी थी सर। तब सुशांत ने मुझे कहा कि वो भाभी से मिलकर उन्हें समझाना चाहता है, तो मैं इसे लेकर भाभी के पास फरसान की शॉप पर चली गई। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? मैंने इसे भी समझाया, तुम्हें भी समझा रही हूँ कि हेतल से दूर रहो। तुम मेरी बात तो सुनो प्लीज, चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी दिखना मत। सुशांत, मुझे ये सब समझ ही नहीं आया, क्या हुआ? तुम भाभी को कैसे जानते हो? हेतल, तुम्हारी भाभी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मान भी ले कि तुम्हारी कहानी सच्ची है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती थी कि कोमल का फैसला आखिरी फैसला है। वो तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए तुम दोनों ने प्लान किया और उसे मार दिया। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने नहीं मारा है सर उसे। अच्छा, नहीं मारा? तो फिर अचानक ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद भागने की क्या जरूरत थी? सर ये आइडिया हितेश भाई का था। उन्होंने मुझे कहा कि भाभी कभी सुशांत को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम दोनों भाग जाओ। मतलब हितेश तुम दोनों के रिश्ते के बारे में जानता था? जी सर। सुशांत शाह कौन है? मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। जिस लोकेशन पर कोमल का खून हुआ, हेतल और सुशांत वहां से बहुत दूर थे और हमें पूरा यकीन है ये खून तूने ही किया है, क्योंकि तू 15 तारीख को जानबूझकर अपना मोबाइल एक ब्रोकर के ऑफिस में छोड़कर चला गया था और 4 बजे वापस आया था। बोल, क्यों मारा तूने कोमल को? सर क्यों मारा कोमल को? कोमल ने विरार में एक प्लॉट खरीदा था। नहीं दूंगी, मार दो मुझे, मारो। आपकी लत के पीछे मैं अपने घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी ना उसने पैसे दिए ना पेपर्स। हेतल से मुझे कोमल और सुशांत के बारे में पता चला। कोमल ने ये बात मुझसे छुपाई थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था सर। फिर मैंने डिसाइड किया कि कोमल को मार के मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, बदला लूंगा उससे। मैं बस मौका ढूंढ रहा था सर, और एक दिन मैंने कोमल को मंजुल से बात करते सुना। अच्छा मंजुल जी, जी वो क्या है कि एक रिक्वेस्ट थी आपसे। वो क्या है कि मैंने कुछ माल ऑर्डर किया था, लेकिन ऑर्डर करने के बाद मुझे याद आया कि यहाँ पर तो रखने की जगह ही नहीं है। आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना माल रख सकूँ? हाँ हाँ जरूर, मैं जहाँ रखता हूँ वहाँ माल रख सकते हैं। एक्चुअली शशिकला नाम की एक औरत है जिसका एक कमरा खाली पड़ा है। अच्छा, कुछ पैसे देकर वहाँ माल रखवा सकते हैं, उसकी चाबी मेरे पास है।
मैं शाम को तुम्हें खोली दिखा देता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आपने मेरी मदद की, वरना मेरा माल सड़ जाता। खोली देखने मैं भी कोमल और मंजुल के पीछे गया था। फिर अगले दिन जब कोमल फरसन की दुकान से निकली तो तुम कहीं जा रही हो क्या? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आओ। ये कौन सा रास्ता है और तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? ये रास्ता सीधा ऊपर जाएगा। अगर तूने अब भी मुझे प्लॉट के पेपर्स और पैसे नहीं दिए तो। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मैं कभी नहीं दूंगी तुम्हें। जो करना है करो, नहीं दूंगी मैं। कोमल की लाश वाला सूटकेस मैंने वो खोली में रख दिया सर। एक वो थी जो तुझे और तेरे घर वालों को पाल रही थी और तूने उसे ही मार दिया और अपने परिवार वालों को सड़क पर ले आया, और इस बात का तुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है। जिसने अग्नि को साक्षी मानकर कोमल की रक्षा करने की कसम खाई थी, उसी ने उस हंसती खेलती और जिम्मेदार औरत की जान ले ली। एक माँ से बेटी, बेटी से माँ, और खुद अपने बूढ़े माँ बाप के जीने का सहारा छीन लिया सिर्फ और सिर्फ अपनी जुए और लॉटरी की आदत की वजह से। पुलिस ने शशिकला के रहने का इंतजाम एक वृद्धाश्रम में कर दिया है, क्योंकि इस हादसे के बाद वो अलग थलग पड़ गई थी और हितेश को कोमल के कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। जीवन से उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो उम्मीद मेहनत करने की बजाय काम चोरी और रातों रात अमीर बनने की सोच पर टिकी हो तो सफलता का तो पता नहीं, लेकिन गुनहगार बनना तय है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।